हेलो एवरीवन, आज 13 मार्च 2026 है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं, स्टैटिक एनालिसिस करते हैं। और किस तरह से करते हैं, अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी पिक्चर क्यों देखने को मिल रही है यहाँ पे, और ये क्या ऐसी न्यूज़ आ गई है कि इतना लोकेशन मुझे देखना ज़रूरी हो जाता है या आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो बेंगलोर में है, उनके प्रोफेसर ने नेवादो ओजस डेल सलादो का जो टॉप पॉइंट है उस पर क्या है, अभी उन्होंने क्या किया, चढ़ाई की है, और मतलब कि उस पर उन्होंने विजय पाई है, जो भी आप कहें कि वहाँ पर पहुँचे हैं, है ना। अब ये जो नवादो ओजस डेल सलाडो है, ये एक तरह का कैसी साइट है, एक तो मतलब कि हिल रीजन है ही, चोटी तो है ही, और इसकी लेंथ अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ये फोटो और नीचे रखता हूँ, तो इनकी अगर आप लेंथ देखोगे तो 6800 मीटर के आसपास है, और दुनिया के सबसे ऊंचे वॉल्केनो में आते हैं, और एक तरह की स्ट्रेटो वॉल्केनो है जहाँ पे लावा बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो साउथ अमेरिका वाला रीजन, दक्षिण अमेरिका वाला जो रीजन, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वेस्ट वाला जो पार्ट चिली कहलाता है, चिली कंट्री कहलाता है। चिली में सेंटियागो और ओजस डेल सलाडो, ये दोनों लोकेशन आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ही वॉल्केनो देखने को मिलता है। जनरली जो कंप्लीट वॉल्केनो है ना, वो अगर आप देखोगे तो ये रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलेगा। रिंग ऑफ फायर मतलब क्या, अगर आप देखोगे, अगर ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एक पट्टी देख पा रहे हैं, ये पट्टी को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। प्लेटें यहाँ से क्या करती हैं, टकराती हैं एक दूसरे प्लेट की तरफ, रिलेशन बनाती हैं, मतलब भारी प्लेट नीचे, जो हल्की प्लेट के नीचे जाती है, तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता रहता है। इस वाले रीजन में भी आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप देख पा रहे हो, एक तो ये वाला रीजन हो गया। फिर उसके अलावा अगर आप ये वाला भी रीजन अगर आप देखो, अटलांटिक रेंज, फिर यहाँ पे नजका प्लेट वगैरह, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर नजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट का मूवमेंट देखने को मिलता है। कौन सी प्लेट, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखिए, ये है नजका प्लेट, है ना, और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, इसका मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन की एक्टिविटी, या तो अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये लोकेशन आपने यहाँ पर देख ली। रिंग ऑफ फायर आपने देख लिया, कुछ कोकोस प्लेट है उसे आपने समझ लिया, ये पैसिफिक प्लेट है ना, जिसमें रिंग ऑफ फायर है, अरेबियन प्लेट है। तो ये सारी चीज़ें तो आपने देख ली। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो दो वॉल्केनो जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है ना, इस बारे में यूपीएससी ने पूछा भी है। एक तो नारकोंडम जो आइलैंड है वहाँ पर है, दूसरा है बैरन आइलैंड। ये दोनों कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ना। तो नॉर्थ में नारकोंडम और साउथ में आपको बैरन आइलैंड का जो वॉल्केनो देखने को मिलेगा। तो आपने क्या किया, एक करंट अफेयर नहीं पढ़ा, बल्कि आपने पूरा मैपिंग यहाँ पे समझ लिया। अब आपके लिए ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनको हटा देते हैं यहाँ से, है ना, इनको हटा देते हैं यहाँ से, और प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। प्रश्न यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न कहना चाह रहा है, कंसीडर करिए फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेवादो ओजस डेल सलाडो। इसके बारे में आपको कंसीडर करना है स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, ये एंडीज और बॉर्डर में चिली और अर्जेंटीना के है। ये भी अपने आप में फैक्ट है कि अगर मान के चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि नेवादो ओजस डेल सलाडो यूएस और मेक्सिको के बीच में है, तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर बोलेगे चिली और अर्जेंटीना के बीच में है, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखो, अर्जेंटीना इधर है और चिली इधर है, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं करेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है इसके बारे में कि क्या है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट माउंट है साउथ अमेरिका का। चौथा, ए परमानेंट क्रेटर लेक एग्जिस्ट नियर समिट, मतलब इसके आसपास परमानेंट एक क्रेटर एग्जिस्ट करती है। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आप देखोगे, जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है कि दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा कहलाता है, एकांका गुआ कहलाता है। कौन सा, एकांका गुआ, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी है, ना कि ओजस डेल सलाडो। तो तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक और फैक्ट समझा कि साउथ अमेरिका में जो एंडीज रेंजेस पाई जाती हैं, एंडीज जो ये रेंजेस पाई जाती हैं, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पाई जाती हैं। मतलब अगर आप देखो, आपने यहाँ पे रिंग ऑफ फायर यहाँ पे देखा, मैं एक बार और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखो, सारा कन्फ्यूजन खत्म कर देना है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे रॉकीज रेंजेस पाई जाएंगी, यहाँ पे एंडीज पाई जाएंगी। तो जो एंडीज है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एकांका गुआ।
ठीक है। तो एकांका गुहा सबसे ऊंची चोटी है, ये बात समझना है। और यही स्टेटमेंट में यहाँ पे बोलना चाह रहा था, वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा था कि ओजर डेल सलाडो है, नहीं, एकांका गुहा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 to 4 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, करंट अफेयर का एनालिसिस किया जाता है, इस तरह से स्टैटिक लिंक किया जाता है और यहीं पे मेरा प्रयास रहता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन को समझो। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर समझ लिया, लेकिन अगला क्वेश्चन हम किसको लेके यहाँ पे समझेंगे, कुछ जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन उनको भी लेके यहाँ पे समझेंगे कि चलिए देख लेते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में, IAEA के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि IAEA, अब IAEA के नाम आप यहाँ पे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ईरान के, इजराइल के और US के बीच में संघर्ष चल रहा है। और ईरान क्या कर रहा था, ईरान परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा था, ऐसा इजराइल का और US का कहना है। लेकिन इजराइल का क्या कहना है कि वो ईरान का क्या कहना है कि वो शांतिपूर्ण या डिफेंस के पर्पज से बना रहा था और उसका उपयोग एनर्जी के लिए करता, ठीक है। अब IAEA क्या है, ये इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो IAEA के बारे में अगर आप समझो तो पहले हेडक्वार्टर इसमें पूछा गया कहाँ पे है, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, भारत इसका मेंबर है, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आसान क्वेश्चन रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसका जो न्यूज़ में क्यों था, तो IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने न्यूक्लियर जो नॉन प्लोरीफेरेशन है, मतलब कि जो परमाणु अप्रसार संधि है उसको बढ़ावा देने की भी चिंता बढ़ रही है, इसको उन्होंने यहाँ पर बताया, ठीक है। अब ये एक तरह की अंतर सरकारी संस्था है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, IAEA। तो एक तो आपने ये फैक्ट इसके बारे में समझा। दूसरा, अब इसकी स्थापना का जो विचार है आइजनहोवर ने लाया था। आइजनहोवर ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसका विचार लाया था, ठीक है। तो उनका थॉट था एटॉम ऑफ पीस, उसके बाद उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करने की बात की थी और इसको 1957 में इस्टेब्लिश किया गया था, 29 जुलाई 1957। और ये एक तरह का ऑटोनॉमस बॉडी है, ये UN के अंतर्गत काम करती है और ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पे समझना है। और ये जो रिपोर्ट होती है ना, पूरे विश्व में कितना परमाणुओं का प्रसार हो रहा है, उसकी रिपोर्ट किसको देती है, यूनाइटेड नेशन को देती है ना। वर्तमान में इसके 180 सदस्य देश हैं IAEA के, भारत भी इसका सदस्य देश है, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे अब इसको चलाया कैसे जाता है, तो इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, 35 सदस्य होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर BOG में। वो क्या करते हैं, पर साल भर में 5 बार बैठक करते हैं और दुनिया में देशों की निगरानी करती है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका उपयोग दुनिया में देश कैसे कर रहे हैं, क्या परमाणु बम तो नहीं बना रहे हैं। निगरानी करती, इंस्पेक्शन करती रहती है। जो परमाणु, जैसे कुडंकुलम साइट है भारत की, तो उनका इंस्पेक्शन करेगी कि किस तरह से यहाँ पे इसका यूज हो रहा है, सेफ्टी की जा रही है, नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बन रहा था। लेकिन अब स्टेटमेंट वाला नहीं, यहाँ पे वन लाइनर हमने रखा है। बाकी सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब स्टेटमेंट में पूछा जाएगा 180 सदस्य हैं, बोल देना यस, भारत मेंबर है बोलना यस, अंतर सरकारी संस्था है बोलना यस, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, UN के अंतर्गत काम करती है, एकदम करेक्ट है। और इसका हेडक्वार्टर वियना में देखने को मिलेगा, जेनेवा में नहीं है, पेरिस में भी नहीं है, ना न्यूयॉर्क में, वियना में है। तो आपने देखा ना कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी हो सकता है, पेयर्स में भी हो सकता है। मल्टीपल वेरायटी हम यहाँ पे रखते हैं क्वेश्चन को, 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेयर्स में मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे, फिर 2-3 आपको यहाँ पे मिलेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में, और 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे पेयर्स में। पहले तो मैं सारे स्टेटमेंट वाइज ही रखता था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा डाइवर्स क्वेश्चन भी रखा जाए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उस तरह क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, सही आंसर आया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है इसके बारे में यहाँ पे बात करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे नेशनल शिपिंग बोर्ड के बारे में। क्योंकि अभी क्या हुआ है, नेशनल जो शिपिंग बोर्ड उसकी बैठक हुई। आपको पता ही है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारे जो शिप हैं उनको, मतलब कि अगर आप देखो ना, एक तरह से ईरान ने बोल रखा है कि कोई भी शिप यहाँ से नहीं निकल पाएगा, उसमें अटैक कर दिया जाएगा। तो अभी बहुत सारी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो नेशनल शिपिंग बोर्ड की बैठक हुई, और नेशनल जो शिपिंग बोर्ड इस तरह की स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी मतलब कानून के अंतर्गत इसको बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1958 में मर्चेंट शिपिंग एक्ट लाया गया था, और उसमें धारा 4 थी, उसके माध्यम से इसको बनाया गया था। धारा नहीं पूछेगा UPSC, लेकिन एक्ट पूछा जा सकता है, किस तरह की बॉडी उसका पूछा जा सकता है। और इसमें मेंबर होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है इसका, है ना, और उसके अलावा 6 अन्य मेंबर होते हैं। 6 सदस्य पार्लियामेंट द्वारा चुने जाते हैं, 4 जो मेंबर हैं लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। बहुत ही यूनिक फीचर है, आप देखिए। और 2 सदस्य राज्यसभा के द्वारा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी होती तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाता, तो आपको लगता भाई इसमें क्यों पार्लियामेंट के मेंबर डायरेक्टली आएंगे, लेकिन हाँ आते हैं। और इनका टेन्योर 2 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 मेंबर इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर इसको समझा। स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, इट इज स्टैचुरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट
एक्ट 1958 एकदम करेक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब ए इन तीनों में से करेक्ट हो सकती है, ये तो हट गया। भारत को शिपिंग संबंधी मामलों में सलाह देता है, तो भाई ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट यूपीएससी में गलत नहीं होती किसी भी एग्जाम में, तो ये करेक्ट हो जाता है। तो दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सभी में है भी कॉमन, 2 सही है। अब चौथा स्टेटमेंट देखते हैं पहले। चौथा इन दोनों में है, इसमें नहीं है। मेंबर इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी मैंने आपको बताया कि 4 लोकसभा से 2 राज्यसभा सदस्य होंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो 1 to 4 करेक्ट हुआ। अब तीसरा देखना कि किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आप बताइए, जब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे ऑलरेडी है, तो ये क्यों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, है ना। शिपिंग मिनिस्ट्री तो ऑलरेडी है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, इसके संबंध में देखेंगे, कुरम्बा पेंटिंग के संबंध में देखेंगे, ठीक है ना। कुरम्बा पेंटिंग के संबंध में, कुरम्बा पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित होती है। अब ये दिक्कत ये आ रही है कि कुरम्बा पेंटिंग हाल में विलुप्त होती जा रही है, और जबकि अगर आप देखोगे ना तो प्री हिस्टोरिक इरा की मानी जाती है, लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है कुरम्बा पेंटिंग। और ये कुरम्बा पेंटिंग को प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पे, तमिलनाडु में। लिख लीजिए आप लोग, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, है ना। तो यहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है कुरम्बा पेंटिंग को। और नीलगिरी हिल्स की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चट्टान हैं, गुफा हैं, उन पर बनाई जाती है कुरम्बा पेंटिंग। और नेचुरल पिगमेंट्स का यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो भूसा है, पत्तियाँ हैं, इनसे जो कलर बनता है उस कलर का यूज़ किया जाता है। हरा रंग पत्ती से निकल जाता है, मिट्टी से लाल रंग निकल जाता है, काला रंग पेड़ की छाल से निकल जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे इनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति कुरम्बा पेंटिंग को प्रैक्टिस करती है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब तो यहाँ पे नाम लिखा है तो आप बता ही दोगे, लेकिन जो अलग अलग, जैसे भील ट्राइब है, तो भील ट्राइब, वारली ट्राइब महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। भील ट्राइब आपको लगेगा भाई भील ट्राइब तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है, तो यहाँ पे तो होगी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हो। टोडा और कुरम्बा में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे कुरम्बा इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे, ब्यास रिवर को लेकर देख लेते हैं। ब्यास रिवर कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे 4 लोगों के डूबने की घटना सामने आई ब्यास रिवर में, ठीक है ना। अब ब्यास रिवर, हम आपने गंगा रिवर, इंडस जो रिवर सिस्टम उसको देखा होगा। यहाँ पे मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है ना। ये सिंधु नदी जाती है इस तरह से, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है ना। तो ब्यास रावी में जाके मिल जाती है, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ जाती हैं। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में होकर बहती है। पंजाब में अगर आप देखोगे तो जो कुल्लू वैली है, कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से आपको देखने को मिलेगी, और पश्चिम में मंडी की तरफ मुड़ जाती है। और टोटल जो ब्यास रिवर है उसकी लंबाई आपको 470 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जब क्या हुआ, इसकी सहायक नदियाँ बाणगंगा, लूनी है, बनेर है, चक्की, गाजा, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पोंग डैम बना हुआ है ब्यास नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। पोंग डैम आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, सिंधु झेलम जब वो इंडस समझौता हुआ था 1960 में, तो उसमें क्या किया गया था, सिंधु झेलम चिनाब का जो पानी है वो किसको दे दिया गया था, पाकिस्तान को बोला गया था। आप ज़्यादा यूज कर सकते हैं, लगभग 60 से 70%। और सिंधु झेलम और रावी, ब्यास और सतलज, RBS, इसका पानी भारत को यूज़ करने के लिए बोला गया था। भारत इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्यास रिवर थी उसको यहाँ से भी लिंक करके हमने यहाँ पर देखा। अब इसका स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है, नाथुला दर्रा तो सिक्किम में है, बोलोगे आप, है ना। जोजिला दर्रा कहाँ पे, जोजिला दर्रा आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में होगा। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग जो दर्रा है वो कहाँ पर है, वो भी आई थिंक हिमाचल प्रदेश में ही आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर इसका बी आएगा, रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन आपने देखा। अब यहाँ पे एक पेयर्स मिला लीजिए। 10वां क्वेश्चन है, ब्यास नदी ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज है या नहीं है, तो करेक्ट है। नेवास ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट वॉल्केनो है कि नहीं, करेक्ट है। स्पॉटेड हाइना मैट्रियार्कल सोशल सिस्टम, मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था। अब ये स्टेटमेंट जो तीसरा है ये किससे संबंधित है, ये है क्या, ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जो ये हाइना है ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक। तो इसका स्टेटमेंट, अभी क्वेश्चन एक और आएगा इसके संबंध में, तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए हम यहाँ पे ये समझ लें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A का 1, B का 2, C का 3। IAEA का भी हेडक्वार्टर आपको वियना में है। नेशनल शिपिंग बोर्ड भारत के संबंध में, और नासा USA में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी स्टेटमेंट जाहिर सी बात है, A का 1, B का 2, C का C होगा। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जैसे हम यहाँ पर समझेंगे, कुछ टॉपिक और हैं जिनको हम यहाँ पर समझेंगे। जैसा टॉपिक है कौन सा, तीसरा
तीसरा क्वेश्चन किसके बारे में अगर आप देखो, वेन एलेन प्रोब मिशन के बारे में। तो आखिर ये वेन एलेन प्रोब मिशन है क्या, जिसके बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखो वेन एलेन जो प्रोब मिशन है, तो ये नासा का लगभग 600 किलोग्राम वजनी एक उपग्रह है। किसका है? नासा का मिशन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ये आप जान लो किसका है, नासा का। 600 किलोग्राम का जो पृथ्वी की ओर वापस आ रहा है। सवाल यह है क्या पृथ्वी पर लोगों की स्थिति से चिंतित होने का विषय है या नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये न्यूज में आ गया। अब यूएन हेलेन जो मिशन है, इस मिशन के अंतर्गत एक ए मिशन भेजा गया था, एक बी मिशन भेजा गया था 2012 में, ठीक है ना। और 7 वर्ष तक इन्होंने लगभग, एक ने 2012 से 19 तक काम किया, दूसरा उसके बाद यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक। इसका नाम जेम्स वेन एलन के नाम पर रखा गया था। इसका पर्पज ये था कि रेडिएशन की जो बेल्ट है, रेडिएशन जो बेल्ट है, तो ये किस तरह से बाहर निकलती है ना। दो समान जो उपकरण होते हैं या टूल्स होते हैं, वो अंतरिक्ष यानों के उपयोग से, है ना, समय समय पर किस तरह से रेडिएशन एक्टिविटी होती है, कॉस्मिक रेडिएशन किस तरह से एक्टिविटी होती है, सोलर स्टॉर्म किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, सोलर विंड किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, ये सारा काम यहाँ पर कौन की इस मिशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और ये मिशन तब समाप्त किया गया जब वेन एलन ए और वेन एलन बी का ईंधन यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ये न्यूज में था, एनडीटीवी में हमने यहाँ पर इसको कवर किया। स्टेटमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं कि इस मिशन को 2012 में लॉन्च किया गया था। 2 शामिल थे, ए और बी, करेक्ट है। द मिशन एम टू स्टडी अर्थ रेडिएशन बेल्ट, पृथ्वी का जो रेडिएशन बेल्ट है उसको स्टडी करना था यहाँ पे, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। द प्रोब वर लॉन्च बाय ईएसए, तो क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा ऑप्शन हटा दो यहाँ पर, है ना। और 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 वर्षों तक डाटा एकत्रित किया, स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट के बारे में, कि हाल में एक नई रिपोर्ट आई कि दुनिया की सबसे बड़ी कोबाल्ट प्रोडक्शन कंपनी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में पर्यावरण के संबंध में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है। अब भाई ये कोबाल्ट होता क्या है और क्यों ऐसी समस्या हो रही है? अब कोबाल्ट सिल्वर ग्रे रंग का एक तरह का देखो मेटल होता है, और फेरोमैग्नेटिक एक तरह का मेटल माना जाता है, जिसका CO से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। जनरली जो कॉपर होता है, निकेल होता है, आर्सेनिक होता है, उसकी जो कहते हैं ना कि ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, उसके साथ पाया जाता है। कोबाल्ट को तांबा, निकेल, जिंक, है ना, के बाई प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रसिया, कनाडा वगैरह कंट्री में देखा जाता है। भारत में भी अगर आप देखो तो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा, MP में, नागालैंड और मध्य प्रदेश में कोबाल्ट को देखने को मिलेगा। लेकिन यूज कहाँ होता है इसका? तो रिचार्जेबल जो बैटरी होती हैं उनमें यूज़ करने में, एनर्जी के एलिमेंट बनाने में, है ना, तो इन सब में इसका यूज यहाँ पर होता है। अब कोबाल्ट एक फेरोमैग्नेटिक मेटल है, ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है, पहले स्टेटमेंट करेक्ट। इट इज़ मेनली एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉपर, निकिल एंड माइनिंग, ये भी करेक्ट है कि तांबा, निकिल और खनन के उत्पाद से प्राप्त होता है, बिल्कुल करेक्ट है। DRC कोबाल्ट के प्रमुख भंडार हैं, ये भी करेक्ट है। कोबाल्ट का वाइडली उपयोग रिचार्जेबल बैटरी में होता है। तो मुझे तो लग रहा है कि चार के चारों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑल 1 2 3 4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? अगला क्वेश्चन स्पॉटेड हाइना के बारे में। इथियोपिया का दूसरा सबसे, एक अध्ययन में पता चला कि जो स्पॉटेड हाइना मैकेल, जो इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, एक इको वॉरियर के रूप में उभरा है। शहर में कचरा, डेड जो एनिमल है उन्हें खाकर पर्यावरण को साफ करने में मदद करता है। मतलब जो स्पॉटेड हाइना है ये शहर का कचरा खा लेता है और मृत पशुओं को खाकर के पर्यावरण को साफ रखता है। इस वजह से न्यूज में आ गया, है ना। अब स्पॉटेड हाइना, इसे लाफिंग हाइना भी बोला जाता है। इसकी हंसी जैसी आवाज़ देखने को मिलती है, ठीक है। दिखने में तो कुत्ते जैसा होता है, लेकिन इसकी फोटो मैंने यहाँ पे नहीं लगा रही, आप सर्च कर लीजिएगा। बिल्ली, सिवेट, है ना, इनके निकट का संबंध माना जाता है। मतलब कुत्ते जैसा लगता है, लेकिन जो जेनेटिकली अगर आप देखोगे ना, कैट, सिवेट जो होता है, मालाबार सिवेट पर आपने देखी होगी, उसके जैसा आपको देखने को मिलता है। अभी वो पाया कहाँ जाता है? तो सवाना वाले रीजन में, ग्रास लैंड में, ड्राई वुड लैंड में, है ना। तो भारत में भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन सिमिलर भारत में नहीं पाया जाता है, भारत में अलग टाइप का पाया जाता है। अब ये नॉकटर्नल होता है, रात में शिकार करता है। अब ये मैट्रियार्कल होता है। मैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है कि इसकी जो मादा होती है ना, वो पूरे ग्रुप को लीड करती है। हाथी में भी आप जानते होंगे कि जो मादा होती है वो लीड करती है। और ये कार्निवोरस होता है, ऑब्वियस है, तभी तो साफ कर रहा है ना, डिकम्पोज कर रहा है, स्कैवेंजर का काम कर यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये न्यूज में था। IUCN में अगर आप देखोगे तो लिस्ट कंसर्न में इसे रखा गया है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकुटा है, ये करेक्ट है। यहाँ पे इसका लार्जेस्ट नंबर हाइना फैमिली, ये हाइना फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य, ये भी करेक्ट है। इट इज़ मेनली फाउंड इन साउथ एशिया। देखिए साउथ एशिया मेनली नहीं बल्कि अफ्रीका में मेनली पाया जाता है। हाइना क्लैंस है मैट्रियार्कल सोशल सिस्टम, मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था हाइना में देखी जाती है। तो 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? चेलोनोकस महाद्वे, ये क्या है? एक ततैया है जो न्यूज में था, है ना।
कुरुम्बुआ पेंटिंग जनजाति की पेंटिंग है, कुरुम्बा ट्राइब यहाँ पे बनाती है उसको। वेन हेलेन जो हमारा रेडिएशन बेल्ट स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये पेयर्स ए का 1, बी का 2, सी का 3 हो जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मैंने अभी इकोनॉमी का डिस्कशन यहाँ पे डाला है, नेशनल इनकम का डिटेल लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किया, उसको भी आप जाएं और देखें इकोनॉमिक सेक्शन में। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो डायरेक्टली एग्जाम को हिट करते हैं और आसान भाषा में कैसे समझना है, वो आप वहाँ पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।